अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइट पाकिस्तान। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा जो संगीन मसला है वो है मईशत का, इकॉनमी की क्या सूरत हाल है। और इसके दो पहलू हैं। एक तरफ महंगाई बढ़ती चली जा रही है और जो आम पाकिस्तानी है उसकी जो जिंदगी है वो दो भर होती जा रही है, और दूसरी तरफ बिजनेस कम्युनिटी कह रही है हमारा धंधा बंद हो रहा है क्योंकि ना हमारे पास डॉलर्स हैं, ना आप हमें इंपोर्ट करने देते हैं और आप हमारी बात नहीं सुन रहे। तो ये जो दो मामलात हैं, ये दो जो इस वक्त दो एस्पेक्ट्स हैं, उस पर हम बात करेंगे नाज़रीन। सियासत तो होती रहती है, किसने कुर्सी लेनी है, किसने कुर्सी देनी है, किसने खींचनी है, किसने किसको निकालना है, उस पर तो बहरहाल बात होती रहती है। लेकिन आज हम बात करेंगे उस मामले पे जो कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक एग्जिस्टेंशियल एक चैलेंज है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इस पर बात करेंगे। आज कुछ ही देर पहले ये भी खबर आई कि हुकूमत ने IMF को ख़त लिख दिया और कहा जी आप आइए और आके बातचीत करें और हम प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। और ये आप सुन चुके हैं बहुत मरतबा, मुतअद्दिद मरतबा के जब तक IMF का प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त से नहीं निकलेगा। और दूसरी तरफ ये जो आप लोगों की आहो पुकार सुन रहे थे इस पर कि भाई महंगाई बढ़ रही है, IMF का प्रोग्राम आएगा तो महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो इस सूरत हाल में जो कि एक तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन का शिकार है, यानी कि एक तरफ ज़रूरत भी है IMF के प्रोग्राम की और दूसरी तरफ IMF का प्रोग्राम आएगा, महंगाई होगी और फिर आम आवाम जो इस वक्त बात कह रही है वो और बिगड़ेगी। तो हम इस पर बात करने के लिए नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शहबाज राना, को होस्ट हैं प्रोग्राम द रिव्यू एट एक्सप्रेस के, इकोनॉमिक कॉरेस्पॉन्डेंट है एक्सप्रेस ट्रिब्यून के, और पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड इकोनॉमी पर इनको जो ख़बरें जो ये लेके आते हैं और जितनी मुस्तनद होती हैं शायद ही कोई और इनसे बेहतर करता हो ये काम पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया शहबाज, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर फ़ारूक सलीम हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं और काम कर चुके हैं इंटरनेशनल एजेंसीज़ में, न्यूज़ में अपना कॉलम भी लिखते हैं, एंकर भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम, आपने हमें ज्वाइन किया। ज़ुबैर मोतीवाला सब हैं, CEO हैं ट्रेड TDEP में और फॉर्मर चेयरमैन है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये मौजूद थे कराची में जब गवर्नर साहब वहाँ गए हैं और FPCCI के दफ्तर, और ये तमाम किस्सा वहाँ हुआ है। तो मेरा ख्याल अगर हम शुरू करें शहबाज राना साहब से और उनसे पूछें कि इस वक्त ये जो खबर आई है कि IMF की डेलीगेशन को बुलाया जा रहा है, उनको ख़त लिखा है, इसमें कितनी सदाकत है, एंड व्हाट डज दिस मीन? जी शहबाज। देखिए, कल जो सेक्रेटरी ख़जाना है उन्होंने IMF के जो मिशन चीफ है नेथन पोर्टर, उनको एक ईमेल की है और उसमें उन्होंने दावत दी है का जो मिशन है वो पाकिस्तान आ जाए और अगले हफ्ते ही से आ जाए। और ये जो फैसला हुआ है ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की सदारत में जो 2 दिन मुसलसल मीटिंग्स हुई हैं IMF के सवाल के ऊपर कि हमने IMF जाना है या नहीं जाना, और अगर जाना है तो किस कीमत के ऊपर जाना है, उसके बाद ये फैसला हुआ है। अब जो उनको ईमेल चली गई है, अब उसके बाद जो अगला प्रोसेस ये है जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि IMF पाकिस्तान से ये पूछेगा कि ठीक है हम तो पहले भी आने को तैयार थे और अब भी आने को तैयार हैं, आप लोगों ने जो कुछ इकदामात करने हैं उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस है। उस हवाले से जो कल शहबाज शरीफ साहब की जैसा इजलास हुआ उसमें कुछ गो हेड दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जिसमें जो टॉप के ऊपर चीज़ आएगी कि एक्सचेंज रेट जो है हमारा इस वक्त, उसके ऊपर जो हुकूमत एक सख्त कंट्रोल रखा हुआ है। कंट्रोल रखने के बावजूद जो एक्चुअल मार्केट रेट है उसके ऊपर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसके हवाले से हुकूमत को अपनी पॉलिसी पे नजर सानी करना पड़ेगी। दूसरा इसके अंदर जो सबसे बड़ा इशू था वो बिजली की कीमतों में इजाफे का था, फिर गैस की कीमतों में इजाफे का, फिर नए टैक्सेस लगाने थे, छूट दी हुई है इंडस्ट्रियलिस्ट को, उसको वापस लेना था। तो इस किस्म के ये सारे इकदाम थे। अब डेफिनेटली IMF जो है वो पाकिस्तान से पूछेगा कि इसके ऊपर प्रोग्रेस क्या है। इस हवाले से जो हुकूमत के कुछ अरकान थे जो कल इस इजलास में भी मौजूद थे, उनका ये कहना था कि इस स्टेज के ऊपर हमने हतमी तौर पर यह फैसला नहीं किया कि अगर बिजली की कीमत बढ़नी है तो कितने % बढ़नी है। हाँ, ये फैसला हुआ कि कीमत बढ़ानी पड़ेगी। अगर नए टैक्सेस लगाने हैं तो कितने 100 अरब रुपए के लगाने हैं, हाँ ये जरूर है कि नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि जब IMF का मिशन पाकिस्तान आ जाएगा, दोनों जो टीम्स हैं वो अक्रॉस द बोर्ड बैठेंगी, बात करेंगी, तो हतमी फैसला वहां से शुरू होगा। तो ये अभी प्रोग्रेस देखते हैं इसके ऊपर। अब IMF जो है वो कैसे नेक्स्ट वीक ऑफिशियली इनको रिस्पॉन्ड करता है।
अच्छा फरूख, नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि आप की अगर कंडीशनैलिटीज हो तो जब आप, और हमारा ख्याल ये था कि इन द पास्ट यही मैसेज आ रहा था कि जी आप स्टेप्स लें तो हम आएंगे, तो आपका तजुर्बा क्या कहता है कि आईएमएफ कहेगी कि जी ठीक है आपने बुलाया है, हम आते हैं, फिर हम आएंगे तो डिस्कशन करें हमारे साथ? देखिए नसीम, दो चीजें हैं। मैं देख रहा हूँ कि हमारे मीडिया में भी शायद इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जो हम कहते हैं आईएमएफ का प्रोग्राम, ऐसी कोई चीज नहीं होती। ये प्रोग्राम जो है ये हर मुल्क का वजारत खजाना जो है वो तश्कील देता है। आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं होता, ये वजीर खजाना और वजारत खजाना प्रोग्राम तश्कील देते हैं। फिर हम अमूमन कह देते हैं कि आईएमएफ हमें ये कह रही है कि ये कर दे वो कर दे। आईएमएफ नहीं कुछ कहती, ये शराइत जो हैं ये वजारत खजाना खुद से प्रपोज करती है एट द वेरी इनिशियल स्टेज। तो ये जिस प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, ये डॉक्टर हफीज शेख साहब जब वजीर खजाना थे उस वक्त जो वजारत खजाने थी उसने ये प्रोग्राम आईएमएफ की सुपरविजन में बनाया था। तो आईएमएफ ये कहता है कि प्रोग्राम आपका है, शराइत भी आपकी हैं, और हम अपनी फंडिंग के लिए आपके पास आएंगे। आपके प्रोग्राम की मदद के लिए हम आपको 6 बिलियन दे रहे हैं या 7 बिलियन डॉलर दे रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि ये प्रोग्राम जो है ये वजारत खजाना हुकूमत पाकिस्तान का प्रोग्राम, ये हमने बनाया था, और उसकी सपोर्ट में आईएमएफ कहता है कि मैं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी आपको दे रहा हूं ताकि आपके प्रोग्राम को सपोर्ट किया जा सके। अच्छा, दूसरी बात नसीम ये है कि मैं समझ रहा हूं कि अब हमारे पास वक्त बड़ा कम बचा है, चंद हफ्ते बचे हैं। आप समझिए कि मईशत जो है वो एक चट्टान की एज पे खड़ी, बिल्कुल किनारे पे खड़ी, महीने नहीं है, फॉर श्योर कुछ हफ्ते बचे हैं और हमने बड़े फैसले लेने हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने, वजारत खजाना ने बड़े फैसले लेने हैं। आप जरा देखिए कि ग्राउंड की जमीनी हकीकत इस वक्त क्या है। हमारे पास कोई 17-18 दिन का पेट्रोल पड़ा है, कोई 25 से 30 दिन का डीजल के स्टॉक रह गए हैं, 30 दिन से ज्यादा का कोई स्टील नहीं रह गया। अस्पतालों में एक्सरे की फिल्में खत्म हैं, एमआरआई की फिल्में खत्म हो रही हैं। जान बचाने वाली जो अद्वियात हैं उनके फार्मास्यूटिकल एजेंसी वाले फार्मास्यूटिकल जो हैं वो ये बता रहे हैं कि 2 दिन से ज्यादा का स्टॉक नहीं रह गया उनके पास। तो चंद हफ्ते बचे हैं, या महीने का खेल नहीं है। फैसले बड़े बड़े करने हैं कि क्या हम आईएमएफ के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे, जिसका आप बता रही हैं कि आज फैसला किया गया कि शायद हम जाएंगे। दूसरा बड़ा फैसला ये करना है कि क्या रुपए की जो हकीकी कीमत है, जो मार्केट डिटरमिन रेट है, क्या वो हमें एक्सेप्टेबल है या नहीं है। और मैं समझता हूं सबसे बड़ा फैसला ये करना है कि क्या हम इस्लाहात लाने के लिए तैयार हैं, या जो हमारी भीख मांगने की प्रैक्टिस रही है, जो स्टेटस को उस पे मेंटेन करना चाहते हैं। जी, अभी भी मेरा ख्याल क्लियर नहीं हमें कि ये आईएमएफ क्या इसको एक्सेप्ट करेगी। आई विल कम बैक टू शहबाज इस पे कि आईएमएफ का क्या इस वक्त मूड होगा कि इस खत की बेसिस पे क्या वो आ जाएंगे वापस, या वो आ जाएंगे पाकिस्तान, या वो कहेंगे कि जी आप एक्चुअल स्टेप्स लें उसके बाद हम आएंगे। लेकिन मैं उससे पहले चाहती हूँ ज़ुबैर मोतीवाला साहब के पास जाएं। मोतीवाला साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि जो इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी की बहुत सी शिकायत हैं, ये जो अभी आपने गुफ्तगू सुनी आईएमएफ के हवाले से, तो क्या आपको कुछ तसल्ली होती है कि इन मामलात के नतीजे में कुछ आपकी जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसकी जो शिकायत हैं वो कम होंगे? एक बात तो ये जितने एक्सपर्ट्स बैठते हैं ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे बड़े मोअज़्ज़िज़ हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने का कहने का क्या मतलब है। आईएमएफ के प्रोग्राम में हम हैं। हम जब मिफ्ता साहब थे तो हमने बड़ी कड़ी शर्तें उनकी मानी और 50 रुपए एक साथ हमने पेट्रोल में और डीजल में बढ़ाए, हमने इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ाए, हमने बहुत सारे टैक्सेस लगाए। हम तो प्रोग्राम से निकले नहीं है। प्रोग्राम से जब आदमी होता है, जब निकले तो कहें अब हम जा रहे हैं। ये प्रोग्राम की कंटिन्यूटी है। और आईएमएफ भी एक तरह की बैंक है, वही देखता है कि एबिलिटी टू पे आपके पास है या नहीं है। जो कर्जा आप ले रहे हैं वो आप वापस लौटा सकेंगे कि नहीं लौटा सकेंगे।
उसके लिए मुताबिक इकदाम हम ये कहते हैं, वो कहते हैं कि 600 बिलियन रुपए आपको और कर्जा हमको चाहिए होगा, तो आप 600 बिलियन के कर्जे अपनी हिसाब से बताते हैं। अब जाहिर सर्कुलर डेट बन रहा है, दोनों का मिला के गैस इलेक्ट्रिसिटी का कोई 4000 अरब रुपए से ज्यादा तजावुज कर गया, उसको हमने कंट्रोल करना है। वो तो हम IMF हो या ना हो, क्या IMF ना हो तो सर्कुलर डेट हमको बारे में है। सवाल तो ये है कि हम जो चीज जो काम करने के लिए जा रहे हैं, जिस काम की हम बात कर रहे हैं, उससे भविष्य को कितना नुकसान पहुंचेगा, हम एक्सपोर्ट को कंटिन्यू कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, हमारी इंपोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्री चलेगी या नहीं चलेगी, हमको इंपोर्ट्स के लिए पैसे हमारे पास होंगे कि नहीं होंगे, ये सवालात हैं। मैं नहीं समझता कि IMF का जो इस वक्त इतना हवा बना के जो सारे लोग बात कर रहे हैं IMF के पास जाना है, IMF के पास इसलिए जाना है कि IMF वो इदारा है जो अगर वो पैसे देता है तो हमारे बिल्कुल करीबी दोस्त ममालिक भी उसकी शर्त उन्होंने ये लगाई हुई है। सऊदी अरब कहते हैं कि अभी आप जो है ना IMF के प्रोग्राम को इसके ऊपर अमल दरामद करें। चाइना भी यही कहता है, UAE भी यही कहता है, जो हमारे जो वर्ल्ड बैंक भी यही कहता है, पेरिस क्लब भी यही कहता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी यही कहता है। ये जब सारे लोग ये बात करते हैं, हमें इसलिए उसके इधर जो उनकी बातें सुनकर हमको आगे चलना पड़ता है, क्योंकि इस वक्त जो हमारी पोजीशन है, और ये कहना कि ये पेट्रोल 18 दिन का रह गया है, मैं जो आपको आप 1 महीने पहले के प्रोग्राम आप उठा के देख लें, ये जो बहुत ज्यादा हो गया, तो इसलिए ये होगा कि 3 महीने एक साथ इन्होंने जो है ना वो पेट्रोल इंपोर्ट कर लिया था, अब ये अचानक 18 दिन का हो गया। अभी जो खबरें हैं, देखिए मैं तो बिजनेसमैन हूं, मैं ये बात ये समझता हूं कि हालात खराब हैं, हमारे पास डॉलर की कमी है, हमको चीजें इंपोर्ट करनी है। लेकिन मुझे आप बताएं जरा, इतने सालों से आप प्रोग्राम कर रही हैं, मुझे बताएं कि हम ये जो हमारे आज हालात हैं और 6 महीने पहले हालात थे, उसमें जो है ना आपने क्या फर्क डाल दिया। आप 6 महीने पहले भी एक्सपोर्ट हो रहा था, हमने तो पिछले साल के अंदर कोविड ने हमको बड़ा फायदा किया और हमने कोई 24-25% एक्सपोर्ट बढ़ाया, और जो हमारी जो ट्रेड अकाउंट था उसको हमने बड़ा किया, करंट अकाउंट डेफिसिट भी उससे कम हुआ और ट्रेड अकाउंट डेफिसिट भी कम हुआ। हम ट्रेडिशनली 13, 14, 12, 13, 9 और 12 के दरमियान हम जो है ना डेफिसिट हर साल हमारा होता है, उसी को हम इसी तरह से पूरा करते हैं। आज एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स भी आ रही हैं और हमने इंपोर्ट को कम कर लिया। एक और बात आप देखें कि मिफ्ता साहब के जमाने में हमसे बैठ के तय किया कि चैप्टर 84-85 को हमने कर्टेल करना है, तो हमने उसको कर्टेल किया और 1.2 बिलियन हर महीने का हमने इंपोर्ट को रोका। तो अगर इंपोर्ट को हमने रोका, एक्सपोर्ट चलती रही, एक्सपोर्ट के अंदर 10% की सिर्फ कमी है, तो इतना बड़ा जो पोजीशन क्रिएट की गई है ये हमारी समझ से बाहर है। मैंने उनसे पूछा गवर्नर साहब से भी कि मुझे ये बताएं क्या है, तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमने सेविंग 9.65 बिलियन की है, 12 बिलियन की नहीं हुई है। मैंने कहा चले 9.65 बिलियन की, वो कहाँ है 9.65 बिलियन? जो मेरी नजर में जो आपने पेमेंट्स की हैं वो आपने यूरो बॉन्ड्स की 1 बिलियन और उसके ऊपर का कुछ इंटरेस्ट था, फिर आपने अभी $500 मिलियन इस महीने में कोई पेमेंट की। इसके अलावा तो आप हमारी इंपोर्ट की आपने पूरे का पूरा सारा का सारा रोक दिया है। 5700 कंटेनर रुके हुए हैं, आपने एक कंटेनर आप नहीं छोड़ते, उसके बाद आप कहते हैं कि हमारे में तो पैसे नहीं, तो पैसे किधर गए भाई? मैं तो ये पूछता हूं कि अगर एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, इंपोर्ट्स उसी तरह उससे कम होके हो रही हैं पहले से, और एक्सपोर्ट बतदरीज हो रही हैं। आप होम रेमिटेंसेस में तो आपने इसलिए कमी आ गई कि आपने जो है इंटरबैंक रेट और नॉर्मल रेट के अंदर फर्क इतना बड़ा डाल दिया। वो इसलिए डाला कि आप ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंस खराब कर रहे हैं लोगों का। तो जिसके पास 5000 रुपए, वो भी कहता है मैं डॉलर में रखूंगा। हमारा सिर्फ कहना ये है एज ए बिजनेस कम्युनिटी, अब हम बैठे हैं और उन्होंने हमको अब सौंपा है, तो आज से कल से हमने जो है इसको लेना शुरू किया है कि जो लोग आज पाकिस्तान की मदद करके जो इनके अराइवल जो पोर्ट के ऊपर जो कंटेनर्स पड़े हुए हैं उनको डेफर्ड पेमेंट पे अगर कर सकते हैं, मिसाल के तो 90 दिन की पेमेंट, 120 दिन की, तो उनको जो है ना हम इसको रिलीज करने की हम बात कर रहे हैं। उसके लिए हमको ही उन्होंने वो डेटा बनाने को कहा है और आज हमने 5700 में से 1550 का डेटा ऑलरेडी स्टेट बैंक को भेज दिया है। तो अगले 2-3 दिन में ये जो ना हम शुरू करेंगे। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगे इसका सोल्यूशन क्या है तो मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन जो अभी तक जो बातें हो रही हैं IMF की, आई डोंट टेक इट। ये बिल्कुल बात ठीक नहीं है कि हम IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं। वी आर इन द IMF प्रोग्राम। ये तो ट्रेंच है, आपको पहले ही पता है कि 1.2 बिलियन की ट्रेंच लेने के लिए हमको ये करना पड़ा, 1 बिलियन को ये करना पड़ा। वी आर कंटिन्यूइंग इन द प्रोग्राम and in between the program there are directives and wish list of the IMF। IMF को समझना चाहिए कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो मौरूसी हालात हैं, जो जमीनी हकायक हैं, जो रिसेशन आ गया यूएस के अंदर, उसके अंदर हमारी जो होम रेमिटेंसेस की हैं, उन सारों को देख के अगर आप गैस के रेट बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ा देंगे, तो क्या आपका भला होना है? आप मुझे जरा ये बताएं कि आज जिस दाम में आप महंगाई की बात करते हैं, अगर आप इंडस्ट्री की आउटपुट को महंगा कर देंगे, जब आप गैस महंगी करें तो इंडस्ट्री का आउटपुट महंगा। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं जुबैर मोतीवाला साहब, जो आपने बातें कही। और मेरा ख्याल है कि जो हमारे कॉलीग्स हैं डॉक्टर फारूक और शहबाज राना, वो मुख्तलिफ नहीं कर रहे थे
क्योंकि वो भी यही बात आपने देखी, आप किसी ने नहीं कहा कि हम प्रोग्राम में अब जा रहे हैं। दोनों जो हमारे पैनलिस्ट है वो तो यही कह रहे हैं कि जी जो प्रोग्राम के, जैसे आपने कहा भाई हमें अगली ट्रांच की जरूरत है, अगली 2 ट्रांचेस की जरूरत है, वो तो नहीं मिल पाएगी जब तक कि आप कुछ कंडीशनैलिटीज पूरी नहीं करेंगे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। नाज़रीन, आपने बिजनेस एक रिप्रेजेंटेटिव की बात सुनी, इज अ लीडर इन द बिजनेस कम्युनिटी। वो बता रहे हैं कि जी जो महंगाई का कह रही है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि जी आप गैस की, इलेक्ट्रिसिटी की कीमत बढ़ाएं तो उससे तो आपके प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ेगी और इसका मतलब आपकी जो कंपेटिटिवनेस है वो कम होगी। दिस इज द पॉइंट दैट द गवर्नमेंट इज मेकिंग। लेकिन आपको आईएमएफ से फंड्स की भी जरूरत है, ट्रांच की भी जरूरत है। ब्रेक के बाद हम आते हैं, इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं, अपने पैनलिस्ट के पास चलेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। जो इस वक्त सूरत हाल मईशत की उस पर बात हो रही है और हमारे पास मुख्तलिफ राय हैं। बिजनेस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ हैं। हमारे पास शहबाज राना है, हु इज़ कीपिंग अस इन्फॉर्म्ड के जो एक्चुअल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और फ़ारूक सलीम साहब जो हमें एनालिटिकली बता रहे हैं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त आईएमएफ के हवाले से। जी शहबाज बताइएगा, अभी आप सुन रहे थे ज़ुबैर मोतीवाला साहब की बात। जी बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा मुस्कुरा भी रहा था इस बात के ऊपर। ज़ुबैर साहब हमारे बड़े मोहतरम हैं, वो कह रहे हैं कि हमने आईएमएफ को हवा बना दिया। एक तो मसला ये है कि इस मुल्क में सारे मसाइल की जड़ मीडिया बंद कर दें तो कल $50 अरब के हमारे रिजर्व्स हो जाएंगे। देखिए आईएमएफ का प्रोग्राम हवा है, हवा था तो आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो गवर्नर स्टेट बैंक के पास चाबियां लेके पहुंच गए। वो हवा है कि आप आज कंटेनर्स की लिस्टें खोल के बैठे हुए हैं और बता रहे हैं किसको छोड़ दें और किसको ना छोड़े। आईएमएफ का प्रोग्राम एक हवा है। इसी वजह से आपका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो 2 दिन मुसलसल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में बैठ के फैसले करते रहे कि हमने आईएमएफ जाना या नहीं जाना। मेरा ख्याल हकीकत को उस जो पर्सपेक्टिव अगर उसी में देखा जाए तो उससे जो चीज़ें वो बेहतर हो जाती हैं। ज़ुबैर साहब बड़े मोहतरम है, एक साइड पे वो बात कर रहे हैं कि जी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं, दूसरी साइड पे वो प्रॉब्लम की भी बात कर रहे हैं कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है, मसले हल नहीं हो रहे। मीडिया वही दिखाता है जो हो रहा होता है, वही बताने की कोशिश करता है जो हो रहा होता है। एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करूंगा, जो फ़ारूक सलीम साहब फरमा रहे थे कि ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है, ये बिल्कुल अथॉरिटीज़ का प्रोग्राम होता है, जिसको आईएमएफ भी कहता है कि अथॉरिटीज़ प्रोग्राम। लेकिन ये तमाम का तमाम जो होता है वो वजारत ख़जाना की ख्वाहिशों के ऊपर नहीं होता। उसमें आप 2 एग्जाम्पल ले लीजिए। जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तो FATF की जो मॉनिटरिंग थी, आपको याद होगा, उसका एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क प्रोग्राम में डाल दिया गया था, तो वो पाकिस्तान की ख्वाहिश के ऊपर नहीं डाला गया था। तो एक चीज़ अभी जो, और दूसरी बात ये कि ये जो अभी का प्रोग्राम है ये जुलाई 2019 का मुकम्मल प्रोग्राम नहीं है, इसमें कुछ एडिशनैलिटीज़ हुई हैं जो एक प्रोसेस है, वैसे भी होती हैं। प्रोग्राम सस्पेंड ना भी होता तब भी हर जब रिव्यू होता है तो 2-4 नए स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स आ जाते हैं। अब उसके अंदर एक नया जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क आया था कि जो एंटी करप्शन की एक टास्क फोर्स बननी थी, वो पाकिस्तान ने नहीं डलवाई थी, वो आईएमएफ ने ज़बरदस्ती इनसे कहा जी इसको भी डालो, इसका, क्योंकि उस वक्त जो नैब के कवानीन में, नैब के कानून में जो तरमीम आई थी उसके हवाले से उनके कंसर्न्स थे। तो उसमें जब ये कंडीशनैलिटीज़ तय होती हैं, उसमें डेफिनेटली जो कंट्री होती है, जो रेसिपिएंट ऑफ द लोन होता है, या उसका इनपुट होता है। अब तमाम का तमाम तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं है ना। अब जैसे अभी आईएमएफ की जो डिस्क्रिप्शन है कि जो आपका टैक्स महसूलात में जो उसका गैप है, आईएमएफ कह रहा है कि जो 7,470 अरब रुपए का आप कह रहे हैं कि एनुअल हदफ है आईएमएफ के बकौल, तो उसमें से तकरीबन 420 अरब रुपए का जो इसमें शॉर्टफॉल आएगा। वफाकी जो आपके हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो पहले कोई 379 अरब का कह रहा था, अब 170 अरब का कह रहा है। तो अब प्रिवेल एट द एंड ऑफ द डे आईएमएफ ने करना होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि उसकी जो अपने उसकी एक प्रिस्क्रिप्शन होती है उसको वो ज्यादा फोकस करता है। ये एक अलहदा बात है कि 1988 से हम स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं और आईएमएफ की जो रेसिपी है वो काम नहीं कर रही। तो इट गोज बोथ वेज। अब गोइंग फॉरवर्ड, जो आपने ब्रेक से पहले एक बात की थी कि अब क्या नेथन पॉटर जो है वो सुबह अपना लैपटॉप उठाएंगे, जहाज में बैठेंगे, पाकिस्तान आ जाएंगे, ये इतना, मेरा ख्याल इतना आसान नहीं होगा। वो डेफिनेटली उनके कंसर्न्स हैं कि जो पहले भी माजी में भी बात होती रही है
कि जी ये प्रोग्राम में है नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है ना मैडम वो ये है कि पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है वो जीरो है इन द आइज ऑफ द IMF, वर्ल्ड बैंक, सऊदी अरेबिया, चाइना, UAE, यू ने टेक एनी नेम, हमारी क्रेडिबिलिटी अब खत्म हो चुकी है। तो यही वजह है कि जब रिसेंट जो गल्फ के दौरे हुए थे वो इतने कामयाब नहीं रहे। आप उसको जो भी कह लें जी कि 2 अरब का वो पोटेंशियली वो स्टडी कर रहे हैं, वो आ भी जाएगा, शायद $1 अरब UAE से वो एडिशन मिल जाएगा। आपको सब लोग क्या कह रहे हैं कि भाई आपने जो वादे किए पूरे करें। आप सिर्फ मुत्तहदा अरब अमारात की एग्जांपल ले लीजिए। अप्रैल 2022 में जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ UAE गए तो वहां पे जब इन्होंने कर्जा मांगा, उन्होंने कहा जी आपकी तो सकत ही नहीं है कर्जा वापस करने की, आप अपने जाके असासे बेचें और हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, $2 अरब के हम आपसे असासे ले लेते हैं। तो हमने कहा जी हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, आइए आप असासे ले लीजिए। अच्छा नसीम ज़ाहिरा साहब, इतनी इमरजेंसी पाकिस्तान में क्रिएट हुई कि इनके विजिट के बाद एक ईद आ गई थी। ईद के मौके पे टीम को, इकोनॉमिक टीम को लाहौर में असेंबल किया गया जी जल्दी जल्दी बताओ असासे कौन से बेचने हैं। वो अप्रैल अगला आने वाला है, एक भी असासा आज इस हालत तक नहीं है कि आप इसको बेच सके। अब UAE ने इसी तरह की एक ट्रांजैक्शन मिस्र के साथ की थी, उसने 6 हफ्तों में ट्रांजैक्शन कर दी थी। 6 हफ्तों में मिस्र ने जो चीज़ इनको बेचनी थी बेच दी और अपना पैसा वसूल कर लिया। अब इसी चीज़ को आप अप्लाई कर लें इसके ऊपर, IMF के ऊपर। जब हम अक्टूबर में, सितंबर में फाइनेंस मिनिस्टर चेंज करते हैं, वो एक IMF की जो कॉन्टीन्यूटी थी वो ख़त्म हो जाती है। इम्प्लिसिटली हुकूमत पाकिस्तान ये फैसला कर चुकी थी कि हमने अब IMF के प्रोग्राम में नहीं रहना, बगैर इस चीज़ को डिक्लेयर किए हुए कि हम IMF के प्रोग्राम से निकल रहे हैं। इन्होंने फैसला कर लिया था कि हम प्लान B के ऊपर काम करेंगे। जब प्लान B इनका बुरी तरह पिटा है, उसके बाद इनको प्लान A का ख्याल है, विच इज नॉट द ओनली प्लान। तो मेरा ये ख्याल है कि हो सकता है, सॉरी प्लान B ये था कि दोस्तों से पैसे लेंगे, सॉरी शहबाज, प्लान B था कि दोस्त पैसे देंगे हमें। जी बिल्कुल। अभी जो इसहाक डार साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जब इन्होंने PTI के वाइट पेपर का इन्होंने एक जवाब दिया था हुकूमती टीम ने, उसमें बाकी वज़रा भी थे, औरंगजेब साहिबा भी थी, मरीम औरंगजेब साहिबा। तो उसमें जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि कंक्रीट मेजर्स किधर हैं, तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा था जी कि कुछ सऊदी अरब से भी पैसे आ जाएंगे बिफोर एंड ऑफ जनवरी। बाकी उन्होंने कहा जी हम कुछ असासे बेच रहे हैं। तो दैट वाज द प्लान B, असासे बेचने हैं, दोस्त ममालिक से मदद लेनी है। तो जब दोनों चीज़ों पर प्रोग्रेस नहीं हुई और इस अरसे में जो अभी फारूक सलीम साहब भी बात कर रहे थे, जो आपका टाइम था, विंडो था आपकी, वो तो श्रिंक हो रही थी। मतलब इतनी बुरी सूरत हाल अब इस वक्त है कि आप $4.5 अरब के ऊपर बैठे हुए हैं और तमाम कुछ रोक के भी, मतलब इस वक्त जो फारूक सलीम साहब बता रहे हैं कोई गलत बात नहीं कर रहे कि आपकी बेसिक चीजों की, मेडिसिन की, हर चीज की तो शॉर्टेज हो रही है। जुबैर मोती वाला साहब इस चीज को कंफर्म करेंगे कि अब तो सप्लाईज की शॉर्टेज हो रही है। सब कुछ रोकने के बावजूद भी माहाना इंपोर्ट का बिल 5.3 अरब डॉलर है, $4.5 अरब के ऊपर बैठे हुए हैं। अभी आपने किस्त देनी है अगली। मैं आपको नसीम ज़रा साहब ये बता दूं कि अभी जनवरी में, फरवरी में किन डेट्स के ऊपर, मार्च में किन डेट्स के ऊपर कौन सी और कितनी अदायगी होनी है, पैनिक हो जाएगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो लेट्स एक्सेप्ट दैट कि IMF हवा है, इसलिए हवा है कि हम बहुत बुरी तरीके से एज अ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नाकाम हुए हैं। अच्छा जी, बहुत तफसील में बता दिया आपने क्यों IMF हवा है। हम मोती वाला साहब और फारूक सलीम साहब के पास जाएंगे आफ्टर द स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम आज हमारी इरादा तो ये था कि इस पे बात करें कि लोग इन्फ्लेशन के बोझ तले दबे जा रहे हैं, दूसरी तरफ बिज़नेस कम्युनिटी जो है उसकी शिकायत इतनी है, लेकिन बहरहाल डिस्कशन ज़्यादा चली गई उस तरफ जो कि बुनियादी इस वक्त नज़र आ रहा है मामला। मोती वाला साहब ज़रूर कह रहे हैं कि जी IMF इज़ नॉट द बिग डील, वो इतना बड़ा हवा नहीं है, लेकिन जैसे अभी आपने सुना कि शहबाज राना ने बड़ी तफसील में बताया क्या मामला थे। फ़ारूक आप इसमें ऐड कीजिएगा, फिर मैं चाहूँगी कि ज़ुबैर मोती वाला साहब इस सब को सियाक़ो सबाक़ को मद्देनज़र रखते हुए फरमाएं कि उनको क्या लगता है एज अ बिजनेस लीडर। जी फ़ारूक सलीम साहब। प्लान B बनाया था तो उसका मतलब ये है कि हमारी जो फैसला साज शख्सियात हैं वो दुनिया और दुनिया के हक़ाइक़ से बिल्कुल गाफिल
देखिए, IMF एक वाहिद इदारा है, आलमी मालियाती इदारा, जिसको हम कहते हैं आर्टिकल 4 कंसल्टेशंस, यानी कि वो जो माशी इशारे हैं मेंबर ममालिक के, उनकी मॉनिटरिंग का जो मैकेनिज्म है वो सिर्फ IMF के पास है। आप देखिए कि वर्ल्ड बैंक जो है उसका मुकम्मल इन्हिसार IMF के ऊपर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है कि वो भी बिल्कुल। डिपेंडेंट के ऊपर, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कहता है वो भी IMF के ऊपर डिपेंडेंट है। और अब तो ये हालात हैं, आप सोचिए कि जो जिनको हम फ्रेंडली कंट्रीज कहते हैं, बायलैटरल्स, सब बायलैटरल कंट्रीज कहते हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, बिल्कुल। चाहे वो चीन हो, चाहे वो कतर हो या UAE हो, वो भी ये कहते हैं कि अनलेस IMF आपको ग्रीन सिग्नल देता है, अनलेस आप IMF के जो EFF का सपोर्टेड प्रोग्राम है, अगर आप उसके पास नहीं आते, अगर आप उसका हिस्सा नहीं है, तो हम भी आपकी मदद करने को तैयार नहीं। तो ये प्लान बी कहां से निकल सकता है, मैं नहीं समझ पाता। अगर बनाया गया है तो बहुत ही, आप समझिए कि बिल्कुल उनको दुनिया की और अच्छा फरूख, एक बात आप बताइएगा कि मोती वाला साहब बड़ी अहम बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जी आप हमारे जो इनपुट है हमारे इसमें प्रोडक्ट्स का, उसको तो आप कीमत बढ़ा रहे हैं, तो हम कंपेटिटिव कैसे रहेंगे? और वो जो गैस और इलेक्ट्रिसिटी, IMF ने तो बड़ी क्लियरली कहा कि इसकी कीमत बढ़ाओ, सर्कुलर डेट अब वहाँ ऐड ना करो। तो एक तरफ डायलेमा ये है कि आपको एक्सपोर्ट्स भी चाहिए, आपके बिजनेस कम्युनिटी कह रही है कि जी रॉ मटेरियल की कीमत ना बढ़ाओ, दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक कह रहा है इसको बढ़ाओ ताकि हम आपको अगली ट्रांच दें। हाउ डू यू सॉल्व दिस डायलेमा? अच्छा नसीम, इस पे भी जरा क्लैरिफाई करनी। IMF आपको कहीं ये नहीं कहता कि आप अपनी बिजली की कीमत यहाँ कर दें और बढ़ा दें। आपको वो ये कहीं नहीं कहता कि आप अपने रुपए की वैल्यू गिरा दें। वो ये कहता है हुकूमत को कि आप अपनी बिजली के शोबे के अंदर जो खसारा कर रहे हैं, जी बिल्कुल, सर्कुलर डेट को बिल्कुल उसमें ऐड ना करें, कॉस्ट रिकवरी करें। वो कहता है कि अगर आपको घर में 45 रुपए का यूनिट बिजली का पड़ रहा है, तो आप किसी को 19 रुपए का कैसे दे सकते हैं? जब महंगा करें ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और एक्सपोर्टर्स को उन्होंने ऐलान कर दिया कि आपको 19 रुपए और 99 पैसे का यूनिट देंगे, तो IMF ये पूछता है कि अगर आपको घर में 40 रुपए का पड़ रहा है तो आप उसको 20 रुपए का कैसे दे सकते हैं? इसी तरह वो ये कहता है कि अगर आप गैस दुनिया भर से 3000 रुपए का यूनिट खरीद रहे हैं, तो आप अपनी इंडस्ट्री को या किसी डोमेस्टिक सेक्टर को उससे 1/3 या 20% की कीमत के ऊपर कैसे दे सकते हैं? बाकी 80% का जो नुकसान है वो कौन पूरा करेगा? IMF आपको ये नहीं कहता कि आप बिजली की कीमत बढ़ाएं, बट इम्प्लिसिट हो जाता है यही जो आप फरमा, देखिए जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उससे अखज़ तो यही होता है ना कि यू हैव टू देन इंक्रीज, मतलब ये नहीं कि महंगा करें बट कॉस्ट तो लें। जी नॉट एट ऑल। देखिए, अगर आपके पास 25% बिजली जो है वो चोरी हो रही है और आप उस चोरी में कमी कर लें, तो आपको बिजली के रेट नहीं बढ़ाने पड़ेंगे। IMF आपको ये नहीं कहता कि आप चोरी करवाएं। देखिए, अभी पिछले 5 महीनों का अगर आप हिसाब ले लें, जो हमने मसनूई तरीके से रुपए को रोक के रखा है, उसका कम से कम नुकसान पाकिस्तान को $15 अरब का हुआ है। पिछले 5 महीने की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये क्या IMF ने हमें कहा था कि आप अपने रुपए को मसनूई तरीके से रोक के रखें? $15 बिलियन, जी दैट्स अ ह्यूज। सब मुझे जरा जुबैर मोती वाला साहब के पास जाने दें, उन्होंने ये आप लोगों की गुफ्तगू सुनी बड़ी तफसील में। मैं चाहूंगी कि वो अपने पर्सपेक्टिव से बताएं कि किस तरह से ये सिचुएशन को देख रहे हैं। देखिए, मुझे सारी सिचुएशन में एक बात मैं आपको बताऊं कि जो हम इस वक्त जो कर रहे हैं, खास करके जो मीडिया पे जो हो रहा है, कि जो आपस में जो हमारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इससे हमें बड़ी तकलीफ हो रही है। आप ये जो नेगेटिव पिक्चर पेंट कर रहे हैं, उससे हमको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अब ये फ्रैंकफर्ट के अंदर जो भी फेयर था हेमटेक्स, वो टेक्सटाइल का सबसे बड़ा फेयर होता है, आपको पता है। 40% ऑफ द कंट्रीज ऑर्डर डिपेंड ऑन हेमटेक्स। वहां मैंने उनसे आमना से, जो हमारी ट्रेड कमिश्नर है, उनसे मैं रिव्यू ले रहा था कि क्या हुआ। तो उन्होंने कहा जो बायर आ रहा है वो 2 सवाल करता है। एक सवाल ये करता है कि आपके यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कितनी है, विल यू बी मीटिंग दी डेडलाइंस एंड डिलीवरीज। दूसरी वो ये कहते हैं कि आपके पास तो IMF के साथ आपके बड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं और आप उसको कर ही नहीं सकते, और आपकी गैस की और फलाने की बिजली इतने बढ़ जाएंगे, तो वुड यू बी एबल टू सप्लाई द गुड्स? हम आपको कैसे ट्रस्ट करें? पहले तो यहाँ ट्रस्ट था लोकल, अब इंटरनेशनल ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो रहा है। तो हमको मैं आपको एक और बात करता हूँ। देखिए, जब आपके डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बहुत खराब हो जाते हैं किसी मुल्क के साथ और हमारे उसके साथ तजारती मरासिम होते हैं, तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती है दुनिया में, वो दी जाती है जो अमूमन बिजनेसमैनों के ऊपर होती है। आज आप IMF से गवर्नमेंट बात कर रही है, मैं आपको प्रपोजल ये देता हूँ कि वी वुड लाइक टू टॉक टू IMF।
देखिए, आप हमारा जो है ना किबला दुरुस्त करने का ये तरीका नहीं है। अगर आप मिसाल के तौर पर क्रॉस सब्सिडी बताया है आपने आईएमएफ को, आप फर्टिलाइजर को जो सब्सिडी दे रहे हैं वो आप इंडस्ट्री को क्रिपल करके दे रहे हैं, आपने बताया है उनको। आपने 300 रुपए की गैस दे रहे हैं उसको और 900 रुपए की गैस दे रहे हैं उसको, और 900 रुपए की इसलिए दे रहे हैं कि फर्टिलाइजर को आपने सब्सिडी देनी है, और आपको डोमेस्टिक को आप जो है 150 रुपए की गैस दे रहे हैं, यहाँ 900 रुपए की गैस दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि आपको जो है ना उसको आपने डोमेस्टिक को सस्ती गैस देनी, अपने पल्ले से नहीं देनी, आपने इंडस्ट्री को क्रिपल करके देनी। सारी पॉलिसी मैटर्स हैं। और जो अभी बात कर रहे थे स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, मैं कहता हूं जिस दाम से बिकते हो उसको बेच देना चाहिए, उनको दे देना चाहिए जो ये चला सकते हैं। गवर्नमेंट का कोई बिजनेस नहीं, वो बिजनेस में रहे। 700 से 800 अरब रुपया हर साल हम इस व्हाइट एलिफेंट्स को चलाने में लगाते हैं। मेरे प्रपोजल 4 हैं, बिल्कुल सीधे साधे। वन इज दैट IMF की जो आपकी कंडीशनलिटीज और IMF की जो आप बात करते हैं, आप हमें आने दें उसके अंदर, हम उनसे बैठ के बात करते हैं कि फ्यूचर प्रोग्राम क्या होगा। नंबर 2, सर्कुलर डेट को डील करने का तरीका ये बिल्कुल नहीं है कि आप जो है ना फ्लैट रेट बढ़ा दें। मामला ये है कि अभी आप सुन रहे थे मोतीवाला साहब फरमा रहे थे कि मीडिया की नेगेटिविटी, लेकिन उन्होंने ये फरमा के तो बहुत सी बातें खुद फरमा दी जो उनको लग रहा है कि पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि मोतीवाला साहब जो प्रॉब्लम्स बयान कर रहे थे तो वो तो बाय दैट टोकन वो और भी ज़्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएगा गवर्नमेंट में, क्योंकि उन्होंने जो लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जिसका जिक्र कर रहे थे शहबाज राना और डॉक्टर फ़ारूक सलीम, उसमें उन्होंने ऐड कर दिए। बट वो रियलिटी है, ये इश्यूज़ हैं, ये तमाम इश्यूज़ हैं जो कि गवर्नमेंट को रिजॉल्व करने पड़ेंगे, एड्रेस करने पड़ेंगे। ये क्रॉस सब्सिडी का जो मामला है ये बहुत मरतबा उठता है। अब ये किस तरह आप जस्टिफाई करें, आप एक सेक्टर में इतनी सब्सिडी दे रहे हैं गैस की और दूसरे सेक्टर में आप कह रहे हैं कि जी जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनकी आप कीमत बढ़ाएं। एनीवे, दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स मैटर। इफ़ इट साउंड्स कॉम्प्लेक्स, इट इज़ कॉम्प्लेक्स। और यही मामलात हैं जिस पर हुकूमत वक्त को, अपोजिशन को, सब लोगों को बैठकर सोचना पड़ेगा, बजाय कि हर वक्त झगड़े हों और मामलात और गड़बड़ की तरफ जाएं। इट इज़ टाइम कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर फोकस किया जाए, उसको सीरियसली लिया जाए। नाज़रीन, कल हमारा प्रोग्राम इसी पर होगा, चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे। आज हम अपने गेस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।